आज हम बात करेंगे राज्य के बारे में, यानी राज्य क्या है, राज्य की परिभाषा को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक इंट्रोडक्शनरी वीडियो है जिसके अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे कि राज्य क्या है। आप चाहे किसी भी देश का एक फ्लैग उठाकर देखिए, वो सब अपने आप में एक देश होते हैं। इस ग्लोबल मैप में आपको बहुत सारे देशों का फ्लैग्स दिख रहे होंगे, चाहे वो अमेरिका है, बांग्लादेश है, ब्राज़ील है, कनाडा है, या ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है, इंडिया है। ये सारे के सारे देश हैं जो कि हम पॉलिटिकल साइंस में उसी को हम स्टेट कई बार हम संबोधित करते हैं या मानते हैं। स्टेट का मतलब सिर्फ एक हमारा एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल टर्म नहीं है, बल्कि ये बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना है। स्टेट का प्रतिनिधित्व बहुत सारे तत्वों से या बहुत सारे एलिमेंट से किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर लेजिस्लेचर जो होती है हमारी, वो भी स्टेट का रिप्रेजेंट करती है। एक पुलिस ऑफिसर, वो भी स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। जो किसी भी देश की मिलिट्री, वो भी देश को रिप्रेजेंट करती है, स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। वहाँ की जो असेंबली है या जो जुडिशल सिस्टम है या कोई भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी उस देश को रिप्रेजेंट या स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। या वहाँ की हम कह सकते हैं ज्योग्राफिकल टेरिटरी या बाउंड्री, वो भी किसी देश को रिप्रेजेंट करती है। अगर इन सब चीज़ों में से अगर किसी देश का इन चीज़ों पर, या जैसे मान लीजिए किसी भी देश के आप सेना पे अटैक करोगे या वहाँ की बाउंड्रीज़ को डिस्टर्ब करने की कोशिश करोगे या अपने कब्जे में लेने की कोशिश करोगे या पार्लियामेंट पे अटैक करने की कोशिश करोगे या वहाँ के लोगों पे अटैक करने की कोशिश करोगे, तो ये माना जाता है कि पर्टिकुलर आपने किसी देश पे या किसी स्टेट पे अटैक किया है, यानी उसके देश को अब खतरा है। तो यानी ये सारा का सारा हमारा स्टेट कहलाता है। अब एंशिएंट ग्रीस राज्यों की बात करते हैं। जो यानी एंशिएंट जो ग्रीस जो स्टेट्स थे उस समय, वो ओलिगार्की यानी अल्प तंत्र में हुआ करते थे, जिसमें मोस्टली जो छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, यानी वही स्टेट हुआ करते, जैसे एथेंस है या स्पार्टा है। इस समय प्लेटो और एरिस्टोटल ने स्टेट की परिभाषा एक एसोसिएशन के रूप में करी, यानी व्यक्तियों का जो बड़ा जो एसोसिएशन होता है उसी को हम स्टेट मानते हैं। धीरे धीरे ये जो स्टेट की जो कल्पना है या स्टेट की जो विचारधारा है धीरे धीरे बढ़ने लग गई, और एक मोनार्किकल जो राजतंत्र जो व्यवस्था है वो धीरे धीरे और ज़्यादा स्ट्रांग होती गई। वो मैकियावेली ने अपने द प्रिंस को एज अ स्टेट माना, यानी वो स्टेट था जो कि एक तरह से मोनार्किकल था, यानी राजतंत्र था, लेकिन उसके पास सारी शक्तियाँ होती थी, यानी वही जो राजा है वही एक तरह से स्टेट है। इसी की तरीके से जीन बॉदेन ने सॉवरेनिटी में इस चीज़ को अपनी लिखा है। थॉमस हॉब्स ने लेवियाथन में इस चीज़ को लिखा है, यानी जो किंग होगा वही स्टेट होगा, उसके जो आदेश हैं, जो भी उसके डिसीजन होंगे वही स्टेट कहलाएगा, वही राज्य कहलाएगा। यानी राजतंत्र के खिलाफ या राजा के खिलाफ कोई भी षड्यंत्र होगा या राजशाही के खिलाफ कोई भी षड्यंत्र होगा या कोई रिबेल होगा, तो उसको हम मानेंगे कि वो स्टेट के खिलाफ यानी राज्य के खिलाफ एक खतरा है। तो ये इस तरह की व्यवस्था, मोनार्किकल व्यवस्था को ज़्यादा संबोधित किया गया। जैसे बहुत सारे जो मैकियावेली है, जीन बॉडेन है, थॉमस हॉब्स है, इसके अलावा जीन ऑस्टिन है, इन सब ने राजतंत्र को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना है, और जो राजा का जो आदेश था या जो राजा जो कहेगा वही एक तरह से सुप्रीम अथॉरिटी मानी जाएगी। पर जब जॉन लॉक ने अपनी विचारधाराएं अपनी पुस्तक 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट में लिखी, जिसमें नेचुरल राइट्स के बारे में उन्होंने लिखा, इसके अलावा जॉन जेक रूसो ने जनरल विल के बारे में लिखा, इसके अलावा मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में लिखा, जिन्होंने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉ में सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में लिखा। इसके अलावा एडम स्मिथ जैसे राइटर्स ने जो वेल्थ ऑफ नेशन में, जिसमें काफ़ी ज़्यादा इंडिविजुअल को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, ट्रेड को ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंस दी, और J.S. मिल ने जो कि लिबर्टी यानी स्वतंत्रता के बारे में काफ़ी बात करी। यानी इन सब ने जो बात करी थी वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के सपोर्ट में, यानी व्यक्ति के अधिकारों के बारे में बात करी, राजशाही के अगेंस्ट में बात करी, जिससे कि लोगों को अब ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग गए। जैसे कि नेचुरल राइट्स में बताया गया कि व्यक्ति के 3 अधिकार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। वो 3 अधिकार क्या थे? राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लाइफ और राइट टू फ्रीडम। यानी ये तीनों राइट जो हैं व्यक्ति को नेचुरल राइट हैं, इसको कोई नहीं छीन सकता। इसी तरीके से जॉन जीक रूसो ने जनरल विल की बात करी, यानी जो जनरल लोगों की जो विल होगी वही एक तरह से सुप्रीम मानी जाएगी, वही उसकी अथॉरिटी एक्सेप्ट करी जाएगी। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ लॉ में सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी दी। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है? यानी शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए, शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए। शक्ति जैसे जैसे बटेगी वैसे वैसे जो है राजशाही जैसी व्यवस्था पे अंकुश लगेगा, क्योंकि जब शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथों में आ जाती है तो वहाँ पे शोषण होने की संभावना है।
इसी तरीके से जब शक्तियां बटेगी तो एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस यानी एक दूसरे पर वो नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था वो कर सकते हैं, यानी एक दूसरे को देख रेख कर सकते हैं। इसी तरीके से यानी जैसे कि हमने देखा कि हमारी जो शक्तियां हैं कार्यपालिका में यानी एग्जीक्यूटिव, विधान पालिका यानी लेजिस्लेचर और जुडिशरी यानी न्यायपालिका में बटी रहती है। तो शक्तियों का जैसे जैसे बंटवारा होगा वैसे वैसे हम लोकतंत्र के ज़्यादा करीब रहेंगे। इसी तरीके से एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में व्यक्ति को ज़्यादा खुला छोड़ देने के लिए, ट्रेड करने के लिए और व्यक्ति को संपन्न बनाने के लिए फ्री ट्रेड करने की ज़्यादा वकालत करी। इसी तरीके से जे.एस. मिल ने ऑन लिबर्टी में व्यक्ति का जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी उन्होंने, कि व्यक्ति की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये सारी की सारी जो व्यवस्था थी वो किस तरफ चली गई, ये सारी की सारी व्यवस्था कहीं ना कहीं लोकतंत्र को स्ट्रांग बनाने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी वजह से हमने देखा कि कैसे फ्रांस की क्रांति होती है, अमेरिका में क्रांति होती है, जहाँ पर लोकतंत्र स्थापित होता है। लोकतंत्र जहाँ पर लोगों द्वारा चुनी गई सरकार होती है यानी चुनावों के माध्यम से होती है, और वहाँ पर वो जो हमारी जो लेजिस्लेचर होती है उसके अंदर हम चुन करके अपने लीडर्स को भेजते हैं, तो उसे हम लेजिस्लेचर कहते हैं। तो इस तरीके से जो ये सारे के सारे सिद्धांत जैसे कि जो मैंने आपको बताया भी, जो सारे के सारे फिलोसफर्स के द्वारा दी गई थी, इसके बाद वहाँ पर सभी लोग जो हैं मिलजुल कर साथ में रहते हैं, जहाँ पर कानून का और संविधान का सर्वोच्चता होती है, यानी जहाँ पर संविधान या कानून की सर्वोच्चता होगी वहाँ पर आपको ये सारे के सारे अधिकार मिलेंगे। इसके अलावा वहाँ पे सरकार को क्रिटिसाइज करने की यानी उनका विरोध करने का भी हमें अधिकार है, यानी अपनी मांग रखने का हमें अधिकार है। तो ये सारी की सारी व्यवस्था हमें स्टेट्स में मिलती है, यानी कुल मिलाकर ये एक लोकतांत्रिक राज्य है। तो हम कह सकते हैं कि किस तरीके से प्राचीन जो ओलिगार्की यानी एक तरह से नगर राज्य से लेकर आज जो है एक आधुनिक राज्य, किस तरीके से हम बहुत सारी जर्नी हमने तय करी है एक राज्य के रिगार्डिंग में। इसी तरीके से बहुत सारे जो राइटर्स हैं यानी जो बहुत सारे जो आइडियोलॉजीज हैं, इसी तरीके से राज्य की जो परिभाषा है बहुत सारे अलग अलग विचारधाराओं में हमें देखने को मिलती है। यानी कई राज्य जो हैं लिबरल कैपिटलिस्ट पर्सपेक्टिव के राज्य भी हो सकते हैं, कई स्टेट जो है मार्क्सिस्ट यानी मार्क्सवादी धारणा के राज्य हो सकते हैं, कई राज्य जो हैं वो प्लूरलिस्ट यानी बहुलवादी पर्सपेक्टिव के हो सकते हैं, कई राज्य जो है वो अनार्किस्ट यानी जो अराजकतावादी हो सकते हैं, कई राज्य जो हैं वो गांधीवादी पर्सपेक्टिव पे चलते हैं। इसके अलावा और भी वेलफेयर स्टेट्स भी हो सकते हैं। तो आज जैसे हमारा जो है लोकतांत्रिक और समाजवादी जो पर्सपेक्टिव है वो भी हो सकता है। तो राज्य की जो है बहुत सारी पर्सपेक्टिव हैं या बहुत सारे परिप्रेक्ष्य हैं या अलग अलग नज़रिए हैं। तो राज्य जो है एक संपूर्ण एक इकाई है जिसके अलग अलग विचारधाराएं हो सकती हैं। तो मैंने इस वीडियो में आपको जैसे कि लिबरल कैपिटलिस्ट जो लिबरल जो राज्य है वो डेमोक्रेसी को ज़्यादा पसंद करता है, जिसमें मोस्टली जो है आपको व्यक्तिगत आज़ादी होती है, व्यापार करने की बहुत ज़्यादा आज़ादी होती है, फ्री ट्रेड होता है। इसके अलावा मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव में राज्य को जो है वो काफ़ी एक बुराई मानी जाती है, जिसकी थ्योरी जो कार्ल मार्क्स ने दी। राज्य को एक तरह समाप्त करने की बात करते हैं और राज्य को जब समाप्त कर दिया जाएगा तो वहाँ पर एक साम्यवादी व्यवस्था को अपनाने की बात करते हैं, यानी कम्युनिस्ट स्टेट की बात करते हैं, जहाँ पर एक इगैलिटेरियन सोसाइटी यानी समानतावाद पर एक राज्य को स्थापित किया जाएगा। इसी तरीके से प्लूरलिस्ट जो पर्सपेक्टिव है जिसमें बहुलवादी पर्सपेक्टिव में जैसे लास्की है, रॉबर्ट डाहल है, ये मानते हैं कि राज्य जो है बहुत सारे विभिन्न समूहों या ग्रुपों में निवास करता है। उसके माध्यम से जो है हर व्यक्ति अपने अपने हितों को देखता है। जैसे किसान का अपना ग्रुप है, अध्यापकों का अपना ग्रुप है या महिलावादियों का अपना ग्रुप्स है। तो कह सकते हैं कि प्लूरलिस्ट जो पर्सपेक्टिव है जिसमें बहुलवादी राज्य जो है उसी से मिलकर एक राज्य बनता है, जिसमें विभिन्न सारे समूहों का एक समूह बनता है, जिसको हम बहुलवादी राज्य के कह सकते हैं। अनार्किस्ट जो राज्य हैं वो बेसिकली पूरी तरीके से जो है राज्य की जो अथॉरिटी है यानी पुलिस, कानून व्यवस्था, इन सबको नकारता है। वो कहता है कि ये सारी की सारी शोषणकारी तत्व हैं, राज्य रहित स्टेटलेस सोसाइटी बनाना चाहते हैं। इसके अलावा गांधी पर्सपेक्टिव जिसमें स्वराज को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस माना जाता है, राम राज्य की कल्पना करी जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर यानी शक्तियों का जो है वो केंद्रीकृत नहीं बल्कि शक्तियों का जो है बहुत ज़्यादा बंटवारा हो, और खासकर निचले लेवल से यानी ग्रामीण इलाकों जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ से शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए, जिसका मेन लक्ष्य था जैसे पंचायतों में शक्तियाँ निवास करनी चाहिए। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि राज्य के जो हैं अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। तो हम इन सब पर्सपेक्टिव को अलग से समझने की कोशिश करेंगे किसी और वीडियो में, जो कि हम डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। ये एक इंट्रोडक्शनरी जो सब्जेक्ट था
ये एक केवल आपको राज्य के बारे में एक आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।